अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू हूर कहानी ऑफिशियल। मैं और अरसलान नजरें घुमा घुमा कर इधर उधर देख रहे थे, लेकिन यहाँ तो किसी चरिंदे परिंद का नामो निशान तक न था। यार ये जंगल कितना वीरान सा है। मुसलसल 2 घंटे से हम शिकार तलाश कर रहे हैं, लेकिन इन 2 घंटों के दौरान हमें परिंदा तक नजर नहीं आया। अरसल ने ऊपर दरख्तों को देखते हुए कहा, तुम्हारा ही ख्याल था कि हमें इस जंगल में जाना चाहिए। मैंने तो कहा भी था कि उसी जंगल में चलते हैं जिसमें हमने पहले भी कई शिकार किए थे। मैंने बेजारी से कहा, हाँ यार असजद, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो फायदे में रहता, लेकिन अब मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। एक तो ये जंगल इतना बड़ा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरसल ने मायूसी से कहा, नहीं, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा आगे चलना चाहिए, हो सकता है शिकार मिल ही जाए। मैंने चलते चलते कहा और अरसल न चाहते हुए भी मेरे साथ आगे चलने लगा। आज मौसम बहुत ही खुशगवार था। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे। मेरी नजर में आज शिकार के लिए मौसम बहुत अच्छा था, लिहाजा मैंने अरसल को फोन करके अपने घर बुलाया और उसे शिकार पर चलने को कहा तो वो तैयार हो गया। मैंने अपनी रिवॉल्वर उठाई और हम दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। जब हम जंगल में दाखिल हुए तो वक्त शाम के 5 बज रहे थे। इस जंगल में हम आज पहली बार आए थे। अरसल के कहने पर ही मैं इस जंगल में आया था, वरना मेरा इरादा तो दूसरे जंगल में जाने को था। अभी हमें यहाँ आए हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन हमें कोई भी शिकार नहीं मिला था। यार असजद, अब हमें वापस चलना चाहिए। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ और अभी थोड़ी ही देर में अंधेरा भी फैलने वाला है। अरसल ने डूबते सूरज को देखते हुए कहा। मैंने रुककर एक नजर सूरज को देखा जो बस डूबने ही वाला था। यार हाँ, कहता तो ठीक है, अभी भी हमें जंगल से निकलते हुए अंधेरा तो फैल ही जाएगा। मैंने परेशानी से कहा। अभी हम आपस में बातें ही कर रहे थे कि हमें अपने पीछे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। जब हमने पीछे देखा तो हमारा सांस ऊपर का ऊपर रह गया। हमारे सामने एक बहुत ही खौफनाक बिल्ली खड़ी हुर्रा रही थी। वो आम बिल्ली नहीं थी, वो बहुत ही बड़ी थी। उसका रंग काला स्याह था और आंखें सिर्फ अंगारों की तरह थी। आज हमने जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी बिल्ली देखी थी। वो गुर्राती हुई हमारी तरफ बढ़ी। मैंने रिवॉल्वर संभाली और उसका निशाना लेकर फायर कर दिया। मैं खुश हो रहा था कि मेरा निशाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी खुशी एकदम ही परेशानी में बदल गई थी, क्योंकि गोली उसके सर से होती हुई दरख्त में जा लगी थी। लेकिन इस बिल्ली को कुछ भी नहीं हुआ था। गोली उसके सर से ऐसे गुजर गई जैसे वो बिल्ली ना हो बल्कि हवा हो। मैं और अरसल खौफजदा नजरों से उसे देख रहे थे। मैंने सोचा हो सकता है मेरा निशाना गलत हो गया हो और गोली बिल्ली को लगने की बजाय दरख्त में ही लगी हो। उससे पहले कि बिल्ली मुझ पर हमला करती, मैंने एक और फायर कर दिया, लेकिन गोली फिर से उसके जिस्म से गुजर गई। उसे कुछ भी नहीं हुआ। भागो यहाँ से, अरसल ने चीख कर कहा और एक तरफ को भागा। मैं अभी भागने ही वाला था कि उस बिल्ली ने मुझ पर छलांग लगा दी और मैं दूर जा गिरा। रिवॉल्वर मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। गिरने से मुझे काफी जख्म आए थे, लेकिन मैं जख्मों की परवाह किए बगैर ही उठ खड़ा हुआ और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। छोटे छोटे रास्तों को पलटकर हमें भाग रहा था। मैं किस तरफ जा रहा था इसका मुझे कुछ इल्म नहीं था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए अंधेरे से भी खौफ आ रहा था। मेरे पाँव में कांटेदार झाड़ियों के कांटे चुभ रहे थे, तो कहीं कहीं दरख्तों से ठोकर खाकर गिरने से मेरा जिस्म काफी जख्मी हो गया था। लेकिन मैं जख्मों की परवाह किए बगैर सिर्फ एक बेनाम मंजिल की तरफ भाग रहा था। मुझे डर था तो सिर्फ उस बिल्ली का था। मेरा पूरा बदन पसीने से शराबूर था। मैं भागते भागते काफी थक गया था। मैंने रुककर पीछे की तरफ देखा, लेकिन उस बिल्ली का नामो निशान तक नहीं था। मैंने वहीं बैठकर गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दी। अंधेरा काफी फैल चुका था। मैंने इधर तो देखा तो जंगल में किसी हिस्से में मौजूद था। अचानक ही मुझे दरख्तों के दरमियान कुछ दूर रोशनी नजर आई तो मुझे कुछ हौसला मिला। मैंने अपने जख्मों से भरे जिस्म को हरकत दी और उठ खड़ा हुआ। उस रोशनी की तरफ चलने लगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था रोशनी तेज हो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, लेकिन फिर भी मेरा जिस्म जगह जगह से दुख रहा था। मुझे चलने में भी काफी मुश्किल पेश आ रही थी और अब तो मेरा सर भी चकराने लगा था। दरख्तों का सिलसिला अब काफी कम हो चुका था। वो रोशनी किसी हवेली से आ रही थी। मुझे अब वो हवेली साफ नजर आ रही थी। चांद की रोशनी में जगह बहुत ही पुरस्कार और वहशी ज़दा लग रही थी। हवेली तो ऐसे लग रही थी जैसे बहुत ही खौफनाक भूत खड़ा हो। मेरा दिमाग डूबता हुआ जा रहा था। मैं काफी मुश्किल से गेट तक पहुंचा था और दस्तक दी और दीवार का सहारा लेकर वहीं खड़ा हो गया। मैंने दोबारा दस्तक दी। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। फिर अचानक ही गेट अजीब सी आवाज के साथ खुल गया। कौन है? एक बुढ़िया ने सर बाहर निकाल कर कहा। इस बुढ़िया की शक्ल देखकर मैं एकदम कांप सा गया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो काली रंगत और सफेद बालों में किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो?
उस बुढ़िया ने पूछा। मैं मुसाफिर हूँ और इस जंगल में भटक गया हूँ। एक रात के लिए जगह मिल सकती है, मैंने मुश्किल से कहा और वहां ही गिर गया। कौन है अम्मा? अंदर से किसी शीरीन लड़की की आवाज मुझे सुनाई दी। बेटा कोई मुसाफिर है और काफी जख्म भी आए हैं, और मेरी मदद करो, इसे अंदर ले जाते हैं। इस बुढ़िया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा और मेरा दिमाग तारीकियों में डूब गया। उसके बाद मेरे साथ क्या कुछ होता रहा मुझे कुछ खबर नहीं। मुझे जब होश आया तो मैं कमरे में बिस्तर पर था। मैं उठना चाहा लेकिन नाकाम रहा। मेरे जिस्म पर मौजूद जख्मों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। अचानक ही इस कमरे का दरवाजा खुला और एक निहायत ही हसीन दोशीज़ा कमरे में दाखिल हुई। तुम्हें होश आ गया है? उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने फिर उठना चाहा लेकिन नाकाम रहा। अरे अभी तुम लेटे रहो, तुम्हारे जिस्म पर काफी जख्म आए हैं, मैंने मरहम लगाकर पट्टियां कर दी हैं, बस कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगे, उसने मेरे पास बैठते हुए कहा। वो निहायत ही हसीन दोशीज़ा थी। उसकी नीली नीली गहरी आंखें बहुत ही खूबसूरत थीं। मुझसे ही देखे जा रहा था। तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे जिस्म पर यह जख्म कैसे आए हैं? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरा नाम असजद है। तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं भी मुस्कुरा दिया और फिर मैंने उसे अपने आप पर बीतने वाली दास्तान सुना दी। मेरी दास्तान सुनकर वो काफी खौफजदा हो चुकी थी। अच्छा, तो तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ आया था? हाँ, वो भी मेरे साथ आया था, लेकिन वो भी कहीं जंगल में भाग गया था। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। कहीं उसको उस खौफनाक बिल्ली ने तो। मैं कुछ कहते कहते रुक गया। अस्जित, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी महेश को जंगल भेजती हूँ ताकि वो तुम्हारे दोस्त को ढूंढ लाते हैं, उसने संजीदगी से कहा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है और यह महेश कौन है और इस घर में और कौन कौन रहता है? मैंने एक साथ कई सवाल कर दिए। उसने मेरी तरफ देखा और कहा। मेरा नाम गजल है और तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह बहुत ही खूबसूरत है, मैंने गजल की बात काट कर कहा। और महेश मेरा शोहर है और इस घर में मेरे और महेश के अलावा महेश की अम्मी रहती है, गजल ने बताया। मैं तो समझ रहा था कि गजल कंवारी है, लेकिन वो तो शादीशुदा थी। अच्छा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ और महेश और अम्मी को भी बता दूंगी कि तुमको होश आ गया है, गजल ने कहा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद गजल कमरे में आई तो उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने वो ट्रे मेरे सामने रख दी। उसने ट्रे से कपड़ा हटाया तो पुरलुत्फ खुशबू के झोंके मेरी सांसों को मुअत्तर करने लगे। वो भुना हुआ गोश्त था। उस गोश्त को देखकर मेरी भूख और बढ़ गई। खाना खा लो, गजल ने कहा तो मैं खाने पर टूट पड़ा और खाता ही चला गया। वो बहुत मजेदार गोश्त था। मैंने खाने के दौरान गजल को भी देखे जा रहा था। उसके लबों पर एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट थी। खाना खाने के बाद मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और खाने के बर्तन उसकी तरफ बढ़ा दिए। अच्छा, मैं अभी आती हूँ, इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई और मैं उसको जाता हुआ देखता रह गया। काश गजल, अगर तुम्हारी शादी ना होती तो मैं तुमको अपने दिल की मलका बनाता। मैं यही सोच रहा था कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैंने दिल ही दिल में सोचा। वो कुदरत का एक हसीन शाहकार थी। उसकी झील जैसी गहरी आंखों में एक कशिश थी जो मुझे अपना दीवाना किए हुए थी। अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और गजल कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ एक लड़का और एक वही बुढ़िया थी जिसे मैं पहले भी देख चुका था। असजद, ये महेश है और ये हमारी अम्मी है, गजल ने तारफ करवाते हुए कहा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी असजद? महेश ने मेरी तरफ बगौर देखते हुए कहा। अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ असजद, मैं अभी जंगल से आ रहा हूँ और मैंने तुम्हारे दोस्त को बहुत तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। हो सकता है तुम्हारा दोस्त घर चला गया हो, महेश ने तफसील से मुझे बताया। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा बेटा, तुम ठीक हो जाओगे तो हम। वो बुढ़िया कुछ कहते कहते रुक गई जबकि गजल और महेश के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा असजद, तुम आराम करो, हम फिर आएंगे, महेश ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे गजल और बुढ़िया भी बाहर निकल गईं। फिर यूं ही लेटे लेटे मेरी आंख लग गई और मैं सोता चला गया। रात के किसी पैर मेरी आंख सख्त प्यास की वजह से खुल गई। कमरे में चांद की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी जिसकी वजह से मुझे कमरे की हर चीज दिखाई दे रही थी। मैं काफी मुश्किल से उठ बैठा। मेरे बिस्तर के सरहाने की तरफ एक छोटा सा टेबल रखा गया था जहां पानी का जग मौजूद था। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर गिलास में पानी उंडेल लिया और एक ही सांस में पी गया, लेकिन फिर भी मेरी प्यास न बुझी। मैंने 2-3 गिलास पानी के पिए, तब जाकर मेरी प्यास बुझी थी। मैंने अपने आप को अजीब सा महसूस कर रहा था। मुझे अपने अंदर एक तब्दीली सी महसूस हो रही थी। मेरे बदन से दर्द की हल्की हल्की सी टेस उठ रही थी। अचानक ही मेरी नजर अपने बाजू पर बंधी हुई पट्टी पर चली गई
और मैं हैरान होकर उसे देखने लगा जिस पर थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था। मैं हैरान इसलिए हो रहा था कि पहले तो मेरे बाजू पर कोई पट्टी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता टांगों, पाँवों और हाथों पर पट्टियां पहले से मौजूद थीं, लेकिन बाजू पर कोई पट्टी नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और दोबारा लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी और दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। ये रात मेरी आंखों में ही कट गई। सुबह होते ही हौदल मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई और मुझे देखते ही बोली, तुम्हारे चेहरे पे ये 12 क्यों बज रहे हैं? उसने नाश्ते की ट्रे मेरे सामने रख दी। गजल, ये देखो, ये पट्टी कल तो यहाँ नहीं थी और ना ही मेरे बाजू पर कोई जख्म था। मैंने परेशानी से कहा, अरे असजद, तुम तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो। तुम्हारे बाजू पर जख्म था लेकिन मैं ही न देख सकी। तुम्हारे बाजू पर एक बहुत जहरीला कांटा चुभा हुआ था। मैं जब तुम्हारे कमरे में कल आई तो तुम सो रहे थे। मैंने तुम्हारे बाजू पर चुभा हुआ कांटा देख लिया, फिर मैंने वो कांटा निकालकर पट्टी कर दी थी। गजल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो मैं मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब जल्दी से नाश्ता कर लो, गजल ने कहा और कमरे से बाहर चली गई और मैं नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। नाश्ता करने के बाद मैंने बाजू से पट्टी खोल कर देखी तो मेरे बाजू पर दो नन्हे नन्हे सुराख थे और मेरे बाजू पर खून भी जमा हुआ था। मैंने बाजू को थोड़ा सा दबाया तो उन सुराखों से खून के दो नन्हे नन्हे कतरे उभर आए थे। मैंने दोबारा बाजू पर पट्टी बांधी और बिस्तर चढ़कर कमरे में टहलने लगा। इतने में गजल और महेश कमरे में दाखिल हुए। अरे वाह, तुम तो इतनी जल्दी उठ खड़े हुए, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, महेश ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा। हाँ यार, बस ऐसे ही बैठे बैठे थक गया था, इसलिए सोचा थोड़ी देर टहल लूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो फिर आओ तुम्हें अपनी हवेली दिखा दूं, महेश ने कहा तो मैं खुशी से उसके साथ चल पड़ा। गजल भी हमारे साथ थी। महेश और गजल ने मुझे हवेली के मुख्तलिफ कमरे दिखाए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हवेली के सब कमरों की सजावट बहुत ही उम्दा अंदाज से की गई थी। अचानक ही गुजरते हुए मेरी नजर एक ऐसे कमरे की तरफ चली गई जिसका दरवाजा बंद था। उस कमरे की खिड़की के पास मुझे एक साया दिखाई दिया जो एकदम ही वहां से गायब हो गया। मैंने उसे अपना वहम समझा और महेश और गजल के साथ चलता रहा। उन्होंने मुझे हवेली के और तो सारे कमरे दिखाए, लेकिन वो कमरा नहीं दिखाया जो बंद था और जिसके पास मैंने साया देखा था। बहरहाल ये दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा। रात को मैं सो रहा था कि अचानक ही मेरी आंख बाजू में सख्त दर्द की वजह से खुल गई। मैंने जब अपने बाजू की तरफ देखा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की पूरी रह गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक साया मेरे बाजू पर झुका हुआ था और मेरा खून पी रहा था। अचानक ही मेरे मुंह से एक फलक शिकाफ चीख निकली। उस साये ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उफ खुदाया, उसकी सुर्ख अंगारा आंखें बिल्कुल उस खौफनाक बिल्ली की तरह थीं और इसका रंग भी बिल्कुल उस खौफनाक बिल्ली की तरह था, काला स्या। उस साये ने अपने खूनी नजरों से मुझे घूरा और आंख झपकते ही वहां से गायब हो गया। मेरा जिस्म बुरी तरह कँपाने लगा था। मैंने अपने बाजू की तरफ देखा जिससे खून बह रहा था। अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर था और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने एक नज़र अपने बाजू की तरफ देखा जिस पर अब पट्टी बंधी हुई थी। एक पल के लिए तो मैं हैरान हुआ, फिर सोचा गजल ने ही दोबारा पट्टी कर दी होगी। अब मुझे यकीन हो गया, अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस हवेली में खौफनाक साया है और वो साया उस खौफनाक बिल्ली का ही है। मुझे इस हवेली से खौफ आने लगा था क्योंकि उस हवेली में मौजूद साया मेरी जान का दुश्मन बन गया था। मेरा इरादा था कि अब जल्द ही इस हवेली से जाने को, क्योंकि वो साया किसी भी वक्त मेरी जान ले सकता था। मैं गजल का इंतजार कर रहा था। मैं सोच रहा था कि गजल को कह दूंगा कि मैं अब इस हवेली में नहीं रख सकता क्योंकि उस खौफनाक बिल्ली का साया मेरा पीछा करते हुए उस हवेली में आ गया है। मैं काफी देर गजल का इंतजार करता रहा लेकिन वो ना आई। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो दिन के 11 बज रहे थे। आखिरकार मैं तंग आकर उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर आ गया। बाहर में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल एक अनजाने से खौफ से धड़का। मुझे यह खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा लग रही थी। मैंने काफी कमरों में जाकर देखा लेकिन मुझे महेश, गजल और वो बुढ़िया कहीं भी नजर न आए। मैं अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था, मुझे हल्के हल्के कहकों की आवाज सुनाई दी। मैंने गौर किया तो अंदाजा हुआ कि ये आवाजें उस बंद कमरे से ही आ रही हैं जिसके पास मैंने उस साये को देखा था। न चाहते हुए भी मेरे कदम उस कमरे की तरफ उठने लगे। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से महेश की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, अब हमें मस्जिद का काम तमाम कर देना चाहिए, पहले भी इसका दोस्त अरसल यहाँ से भाग गया है।
कहीं ये ना हो कि असजद भी हमारे हाथों से निकल जाए। तो मुझे हुजल की आवाज़ सुनाई दी, महेश तुम फिक्र ना करो, आखिर अरसल हमसे बचकर जाएगा कहाँ, उसे तो हमारी बिल्ली ही खत्म कर देगी। हुजल की ये बात सुनकर महेश ने खौफनाक अंदाज में कहके लगाने शुरू कर दिए। उसके कहके में अब गजल और बुढ़िया के भी कहके शामिल हो गए थे। गुस्से से मेरा चेहरा सुर्ख होने लगा। मैंने एक जोरदार धक्का दरवाजे को दिया तो वो दरवाज़ा एक झटके से खुलता चला गया, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया क्योंकि अंदर का मंजर ही कुछ ऐसा था। क्योंकि गजल, महेश और बुढ़िया की शक्लें बहुत ही खौफनाक हद तक बिगड़ी हुई थी। उनके मुंह से दो दो दांत बाहर को निकले हुए थे, मुंह से खून ही खून लगा था और हाथों के नाखून काफी हद तक बड़े हुए थे। और उनके आगे एक लाश पड़ी हुई थी जिसको वो नोच नोच कर खाने में मसरूफ थे। मुझे अपने सामने देखकर वो एकदम घबराए, लेकिन फिर उनके खौफनाक कहके पूरे कमरे में गूंजने लगे। कहके लगाते हुए उनके चेहरे और भी खौफनाक हो गए। आओ आओ अस्जिद, महेश ने खौफनाक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तुम इंसान नहीं दरिंदे हो दरिंदे, मैंने गुस्से से चीखते हुए कहा। हाँ अस्जिद, तुमने ठीक कहा, हम इंसान नहीं हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक किसी मखलूक से है, ये कोई नहीं जान सका। अगर कोई जान ले कि हमारा ताल्लुक किस मखलूक से है तो हम उसके आगे बेबस हो जाएंगे। हम लोग सदियों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कोई भी हमें जान नहीं सका। जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता है, बल्कि हमारी खुराक बन जाता है। तुम्हारा दोस्त अरसल भी हमारी ही कैद में था, लेकिन वो यहाँ से भाग गया है। लेकिन कोई बात नहीं, वो फिर भी जिंदा घर नहीं जा सकेगा। इसको तो हमारी बिल्ली अपनी खुराक बनाएगी। अब तक कितने ही लोग यहाँ आए और हमारी खुराक बन गए। जब कोई इंसान यहाँ ना आए तो महेश रोजाना कब्रिस्तान जाता है। वो कब्रिस्तान से ताज़ी लाश निकाल कर ले आता है और हम उसे कई रोज तक खाते रहते हैं। लेकिन जिंदा इंसानों का कुछ और ही मजा होता है। गोश्त अब हम इस लाश का नहीं बल्कि तुम्हारा खाएंगे, गजल ने कहकर लगा कर कहा। और हम जो तुमको रोजाना भुना हुआ गोश्त देते थे वो इंसानों का ही गोश्त था। जो तुमने गोश्त खाया सारा इंसानों का ही खाया, वो भी मुर्दा इंसानों का। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त तो यहाँ से भाग गया है, लेकिन तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। महेश ने उठते हुए कहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया हो। महेश धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे अपनी मौत यकीनी लग रही थी। मैं वहां से भागना चाह रहा था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। महेश मेरे पास आकर रुक गया। मैंने उसकी आंखों में देखा तो डर कर 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें भी साए की तरह खौफनाक थी। मुझे पीछे हटता हुआ देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। फिर अचानक ही उसकी शक्ल बदलने लगी। अब मेरे सामने महेश की जगह वो साया खड़ा था जिसको मैंने अपना खून पीते हुए देखा था। वो साया यानी महेश मेरी तरफ बढ़ने लगा और अपने लंबे दांत मेरी गर्दन में गाड़ दिए और मेरी फलक शिगाफ चीखें पूरे कमरे में गूंज गईं। रुक जाओ महेश, एक जानी पहचानी आवाज कमरे में गूंजी। महेश ने घबराकर मेरी गर्दन से अपना सर उठाया। मैंने सामने देखा तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि सामने ही मेरा दोस्त अरसल खड़ा था। उसके हाथों में एक लकड़ी थी जिसके सिरे पर आग जल रही थी। अरसल ने कहा, छोड़ दो इसे। मैं भागकर उसके पीछे जा खड़ा हुआ। अरसल, मुझे बचा लो इनसे, ये मुझे मार डालेंगे। मैंने डरते हुए कहा। अरशद, अब बेफिक्र हो जाओ, इनका आखिरी वक्त आ गया है, इनकी आज मौत यकीनी है। मैं इनकी मौत का राज जान गया हूँ, उन्हें सिर्फ आग से ही खत्म किया जा सकता है। अरसल ने महेश की तरफ बढ़ते हुए कहा। महेश खौफजदा नजरों से अरसल को देखने लगा। उसके चेहरे पर मौत का खौफ छा गया था और वो डरी डरी सी नजरों से अरसल के हाथ में मौजूद आग को देख रहा था। उसके शैतानी चेहरे पर घबराहट के असरात नुमाया नजर आ रहे थे। अरसल ने लकड़ी का एक जबरदस्त वार उस पर किया तो उसके जिस्म पर आग लग गई और उसकी खौफनाक और करबनाक चीखें गूंज उठी। बुढ़िया ने एक चीख मारी और अरसल पर हमला आवर हुई। अरसल इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार न था, लिहाजा वो दूर जाकर गिर पड़ा और लकड़ी उसके हाथ से छूटकर एक तरफ गिर पड़ी। मैं अरसलान की तरफ बढ़ने ही लगा था कि गजल मेरे सामने आ गई। उसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक थी। उसके मुंह से 2 दांत बाहर को निकले हुए थे और मुंह में खून टपक रहा था। गजल ने मुझे एक जोरदार धक्का दिया और मैं कमरे से बाहर जा गया। गजल अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैलाए मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। मुझे अपनी मौत अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। मैं अपने आप को बचाने के लिए एक तरफ भाग खड़ा हुआ। गजल भी अपनी तमाम तर खौफनाकी के साथ मेरे पीछे भाग रही थी। मैं भागते भागते हवेली से बाहर आ गया। मैंने रुककर इधर उधर नजर दौड़ाई
تو ہر طرف جنگل ہی جنگل نظر آ رہا تھا، اور پھر جس طرف میرا منہ تھا میں بھاگ کھڑا ہوا۔ غزل ابھی تک میرا پیچھا کر رہی تھی۔ آخر کار میں غزل کی نظروں سے بچتا ہوا ایک درخت پیچھے جا چھپا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ غزل کے غرانے کی آوازیں مجھے واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس کی غراہٹ میں ایک وحشت نمایاں تھی۔ اس کی خوفناک اور دل دہلا دینے والی غراہٹ آہستہ آہستہ درخت کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے درخت کے پیچھے سے دیکھا تو غزل دوسری طرف جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر میں وہ جنگل میں ہی کہیں گم ہو گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی میں درخت کے ساتھ ہی کھڑا تھا اور اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو سامنے غزل کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا ایک ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے لمبے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے اور میرے منہ سے نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اچانک ہی غزل ایک بھیانک چیخ ماری اور وہاں مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اس کے جسم کو آگ لگ چکی تھی اور اس آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی بھیانک اور قبرناک چیخیں وہاں گونج رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو میرے سامنے ارسل کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خراشوں کے نشان تھے جس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں اس کا یہ حال دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ ارسل کے ہاتھ میں ایک لکڑی موجود تھی جس کو آگ لگی تھی۔ ارسل کی نظریں غزل پر جمی ہوئی تھیں جس کی چیخیں اب مدھم پڑ چکی تھیں، اور پھر غزل کا جلا ہوا کوئلہ جسم ایک طرف گر پڑا۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو میری گردن خون سے تر ہو چکی تھی اور اب میری گردن پر موجود سوراخوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے ارسل کے پاس جا کر کہا۔ ارسل نے آگ سے جلتی لکڑی ایک طرف پھینکی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ اسجد، میں نے درندوں کا خاتمہ کر دیا ہے، یہ اب دوبارہ کبھی بھی زندہ نہیں ہوں گے۔ ارسل نے ہنس کر کہا، ارے اسجد، تمہاری گردن سے تو خون بہہ رہا ہے۔ ارسل نے پریشانی سے کہا۔ میں نے اپنی گردن پر دوبارہ ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ خون سے سرخ ہو گیا۔ ارسل نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور میری گردن پر باندھ دیا تو مجھے کچھ سکون ملا۔ ارسل، تم کیسے ہو؟ اس حویلی تک کیسے پہنچے؟ میں نے چلتے چلتے پوچھا۔ اسجد، میں اس خوفناک بلی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا، پھر میں ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے میں اس حویلی تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مہیش نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ حویلی کے اندر بڑھیا اور غزل بھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن اس وقت میں ان کی مسکراہٹ کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا۔ پھر میں نے اپنے اوپر بیتنے والی داستان ان کو سنا دی۔ مجھے تمہاری بھی بہت فکر تھی۔ مجھے اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں تمہیں مشکل میں چھوڑ کر خود بھاگ گیا ہوں۔ مجھے دل ہی دل میں خود سے نفرت ہونے لگی تھی اور مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ تم ضرور اس خوفناک کالی بلی کا شکار ہوگے۔ میں نے مہیش کے ساتھ جا کر پورا جنگل چھان مارا، لیکن نہ تو تم مجھے دکھائی دیے اور نہ ہی وہ خوفناک بلی دکھائی دی۔ پھر میں مہیش کے ساتھ حویلی واپس آ گیا۔ ارسل نے مجھے تفصیل بتائی۔ ارسل، پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ انسان نہیں ہے؟ تم کیسے حویلی سے بھاگے اور تمہیں کس نے بتایا کہ انہیں صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ اسجد، اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے تمہاری فکر تھی۔ میں کھڑکی کھول کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑھیا نے جا کر دروازہ کھولا اور تھوڑی دیر بعد بڑھیا اور غزل کسی کو اٹھائے ہوئے حویلی میں لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد مہیش حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے کندھے پر کوئی اور تھا، وہ اسے ہٹائے حویلی میں داخل ہوا۔ میں بھی کمرے سے باہر نکل آیا اور باہر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ایک کمرے کے پاس پہنچا تو مجھے بڑھیا، مہیش اور غزل کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ غزل، مہیش اور بڑھیا کسی کی لاش کھانے میں مصروف تھیں اور ان کی شکلیں بھی کافی خوفناک تھیں۔ میں وہیں گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں تھا جس میں وہ درندے لاش کو کھا رہے تھے، لیکن اس کمرے میں اس بڑھیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے باہر سے تمہاری آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو تم غزل اور مہیش کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ بڑھیا سایہ بن کر آئی اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے بازو پر چبھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور لائٹر نکال کر اسے جلایا تو مجھے مہیش دکھائی دیا جو میرے بازو سے خون پی رہا تھا۔ آگ کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا سا گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ کمرے سے بھاگ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس مخلوق کو صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔
फिर मैं भागता हुआ जंगल में आ गया। मैंने दरख्तों की सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें आग लगा दी। अचानक ही मुझे अपने पीछे गुर्राने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे देखा तो वही खौफनाक बिल्ली खड़ी थी। मैंने आग से जलती लकड़ियां उस पर फेंकी तो उसे आग लग गई और उसका जिस्म धुआं बनकर गायब हो गया। सुबह हुई तो मैंने एक लकड़ी उठाई और तुमको बचाने के लिए हवेली में वापस आ गया। वो दरिंदे तुमको खत्म करने ही वाले थे। मैं उनके सामने आ गया और महेश को आग लगा दी। अचानक ही बुढ़िया ने मुझ पर छलांग लगा दी और मैं दूर जा गिरा। उस बुढ़िया ने अपने लंबे नाखूनों से मेरा चेहरा नोचना शुरू कर दिया। फिर मैंने हिम्मत करके उसे दूर फेंका और उसे भी आग लगा दी। मैंने देखा कि तुम हवेली से बाहर भाग रहे हो और वो गजल भी तुम्हारे पीछे ही थी। फिर मैं भी भागता हुआ जंगल आ गया और तुमको गजल से बचा लिया। अरसल ये सब बताकर खामोश हो गया तो मैं उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा और सोच रहा था कि अगर आज अरसल ना होता तो मैं जिंदा ना होता। मैं दिल ही दिल में अरसल की लंबी जिंदगी की दुआएं करने लगा। अच्छा यार अरशद, तुम बताओ कि तुम कैसे उन दरिंदों तक पहुंचे? अरसल ने मुझसे पूछा तो मैंने भी उसे अपने पर बीतने वाली तमाम कहानी सुना दी। हम चलते चलते उस जगह पहुंच गए जिस जगह उस खौफनाक बिल्ली ने मुझ पर हमला किया था। अरे अरशद, वो देखो तुम्हारा रिवाल्वर। अरसल ने एक तरफ इशारा किया। मैंने आगे बढ़कर अपना रिवाल्वर उठा लिया और अचानक ही मुझे अपने पीछे हुर्राहट की आवाज सुनाई दी। मैंने एक चीख मारी और वहां से भाग पड़ा। मैं ऐसे भाग रहा था जैसे मौत मेरा पीछा कर रही हो। मुझे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। हंसने की आवाजें सुनकर मैं भागते भागते रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो शर्मिंदा सा हो गया क्योंकि अरसल मेरी हालत देखकर हंस रहा था। गुर्राहट की आवाज अरसल ने ही निकाली थी। अरसल ने गुर्राहट की आवाज मुझे डराने के लिए निकाली थी जिसमें वो कामयाब हो गया था। फ्रेंड्स, अगर आज की कहानी आपको हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो, जो भी नई स्टोरी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।